हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट कर पा रही हूं। काफ़ी टाइम मुझे अभी नहीं मिल पाता है बिकॉज़ अर्नब का स्कूलिंग भी चालू है, तो फिर कितना बहुत मुश्किल होता है चैनल के लिए टाइम निकालना। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली इसी के लिए है बिकॉज़ बहुत सारे कमेंट मुझे अभी रिसेंटली इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि लाइक अर्नब ने अपना फर्स्ट वर्ड कब बोला, उसने राइटिंग कब स्टार्ट की, अभी उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कौन सा ऑटिज़म डायग्नोस हुआ। तो आज मैं आपके साथ अर्नब अभी 10 ईयर का हो चुका है गाइस। तो 10 ईयर का जो जर्नी है, उसका इम्प्रूवमेंट का जर्नी या अभी उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर आज का ये जो वीडियो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अर्नब का जो ऑटिज़म है वो 2 ईयर के बाद डायग्नोसिस हुआ था। तो आज अर्नब 10 ईयर का है और उसको माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज़म जो था वो डायग्नोसिस हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो जो कि पूछा जाता है वो है कि उसको वर्चुअल है या रिग्रेसिव है या क्लासिक ऑटिज़म है। तो उसको क्लासिक ऑटिज़म ही है गाइस, बिकॉज 2 साल से पहले उसके डायग्नोसिस होने से पहले उसमें कुछ भी नहीं था गाइस। ना तो उसकी स्पीच थी, ना कम्युनिकेशन था, ना आई कांटेक्ट था। पूरे ऑटिज़म के सिम्टम जो थे उस टाइम पे थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्नब को उस टाइम पे या अभी भी जो है क्लासिक ऑटिज़म ही है। उसको वर्चुअल ऑटिज़म का तो सवाल ही नहीं बनता बिकॉज मैंने 6 to 7 ईयर्स तक तो अर्नब को फ़ोन दिया ही नहीं है, तो वर्चुअल का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रिग्रेसिव ऑटिज़म भी नहीं है बिकॉज रिग्रेसिव ऑटिज़म पे थोड़ा सा मैं कुछ आपको आइडिया देना चाहूँगी कि रिग्रेसिव ऑटिज़म में बोला जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है 2.5 ईयर तक आई थिंक वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है। उसमें स्पीच भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है, सोशलाइजेशन भी होती है। बट 2 ईयर्स के बाद या 2.5 ईयर के बाद वो जो स्किल्स बच्चे ने गेन की होती हैं वो बच्चा धीरे धीरे उनको लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो भी उसकी जो स्पीच होती है, लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन स्किल है या सोशलाइजेशन है, बच्चा उसको धीरे धीरे लूज़ करते जाता है और धीरे धीरे उसमें जो है वो ऑटिज़म के सिम्टम आने लग जाते हैं। तो ये रिग्रेसिव ऑटिज़म होता है। और रिग्रेसिव ऑटिज़म भी बोला जाता है कि ये भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर बच्चे में रिग्रेसिव ऑटिज़म है तो वो वर्चुअल ऑटिज़म की तरह ठीक हो सकता है। काफ़ी हद तक आई थिंक रिग्रेसिव ऑटिज़म और क्लासिक ऑटिज़म एक ही जैसे होते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें क्या रहता है कि क्लासिक में पहले कोई भी स्किल होती ही नहीं है बच्चे में, ना स्पीच होती है, ना कम्युनिकेशन होता है, ना सोशलाइजेशन होता है, बल्कि और जो रिग्रेसिव ऑटिज़म है उसमें जो है वो बच्चे में कुछ लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो पहले होती हैं। तो वर्चुअल ऑटिज़म का तो ये रहता है कि क्योंकि उसके पीछे का जो कॉज है वो तो फ़ोन है, तो डेफिनेटली अगर आप फ़ोन को हटा देते हो तो वर्चुअल ऑटिज़म कहीं ना कहीं की ओर हो जाता है। जबकि क्लासिक और रिग्रेसिव ऑटिज़म जो है उनके कॉज जो है वो जेनेटिक है। तो वही है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, तो उसको तो हम लोग अभी तक तो कोई तरीका नहीं है कि उसको हम लोग क्योर कर सकें या ठीक कर सकें। तो ये भी कुछ लोगों को डाउट था रिग्रेसिव ऑटिज़म के बारे में भी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैंने रिसर्च किया है, देखा है। तो आप इसको एक प्रोफेशनल एडवाइस लेके कभी ना चलें। तो ये मैं ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने जो लाइव एग्जांपल देखे हैं, जो सुना है और जो मैंने रिसर्च पढ़ा है, उसके बेसिस में आपको मैं ये जानकारी दे रही हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और अब आते हैं वापस अर्नब की जर्नी के ऊपर। तो मैंने आपको बोला था कि 2 साल के बाद उसको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ, माइल्ड टू मॉडरेट उसको ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ था, क्लासिक ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ था। डायग्नोसिस के टाइम पे अर्नब के कौन कौन से सिम्टम थे? सेम आई थिंक लगभग जितने भी ऑटिज़म के सिम्टम थे उस टाइम पे थे। उसको आई कांटेक्ट नहीं था, उसका स्पीच डिले था, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सोशलाइजेशन मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा थोड़ा था उसमें, तो थोड़ा सा मतलब वो इन्जॉय करता था। मतलब अगर कोई किसी पर्सन को जानता है तो मैं बोल सकती हूँ कि सोशलाइजेशन थोड़ी बहुत थी उसमें गाइस। तो बाकी सारे सिम्टम, सेंसरी इश्यूज़ भी उसमें थे। हालांकि उस टाइम पे मुझे नॉलेज ही नहीं था, लेकिन आज मुझे सब पता चल रहा है कि उस टाइम पे उसमें सारे सेंसरी इश्यूज़ थे। स्मेलिंग का भी था, नॉइस का भी था, और वर्बल स्टिमुलेशन जो कि अभी तक चल रही है उसकी, और टच सेंसिटिविटी वो भी था उसमें। तो ये सारे सेंसरी जो इश्यूज़ थे उस टाइम पे अर्नब में थे।
और उनमें से अभी तक जो है अब जब अर्नव 10 ईयर का है तो उसके जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक वर्बल स्टिमुलेशन मेरे लिए बना हुआ है। वर्बल सेंसरी इशू जो है ये अर्नव का अभी तक मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी सारे सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मतलब फिर भी वो बीच बीच में रहते हैं, बिकॉज हम लोगों को पता है कि सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, बट बिल्कुल निग्लिजिबल लेवल पे हैं बाकी के सारे सेंसरी इश्यूज़। लेकिन वर्बल स्टिमुलेशन मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से उसकी वर्बल स्टिमुलेशन को हैंडल करती हूँ तो उसके ऊपर वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियोस। एंड अब बात करते हैं गाइस कि थेरेपीज़ उसकी कौन कौन सी हुई थी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी हम लोगों ने शुरू की थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था डायग्नोसिस के टाइम ऑटिज़म के साथ हमारे लिए था हाइपर एक्टिविटी, बिकॉज अर्नब सिवियर हाइपर एक्टिव बच्चा था। उस टाइम पे वो प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये जब आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप बुरी तरह से थक जाते हैं, और हाइपर एक्टिव बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल पुअर होता है, और उन बच्चों को लर्निंग करवाना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मेरे लिए ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी उस टाइम पे। तो हाइपर एक्टिविटी को हम लोगों ने कैसे डील किया है, उसके बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं, ये भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, कैसे हम लोगों ने हैंडल किया, तो वो भी आप वीडियो इसमें मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसके बाद थेरेपीज़ ओटी हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, बिकॉज जैसे ही हम लोग स्पीच थेरेपी के लिए उसको लेके गए थे तो हम लोगों को थेरेपिस्ट ने ये सजेस्ट किया था कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ये बैठेगा नहीं, इसलिए आप कुछ मंथ के लिए सिर्फ ओटी करवाइए। तो हम लोगों ने वही करवाया था। लगभग 3 इयर्स के बाद उसका जो स्पीच थेरेपी है वो स्टार्ट हुआ था, तब तक वो थोड़ा सा ओटी की वजह से उसने बैठना स्टार्ट कर दिया था। तो 4 ईयर में जाके उसका स्कूलिंग हम लोगों ने उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया था। तो 3 to 4 ईयर्स में मैंने उसको राइटिंग सिखा दिया था। 1 ईयर लगा था, इसके बारे में भी वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे राइटिंग उसको सिखाया गया है। बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो 4 ईयर्स तक वो राइटिंग कर पाता था, मीन्स कैपिटल लेटर्स वो लिख पाता था। क्लियर नहीं होते थे, डिस्टॉर्टेड लाइन्स होती थी, बट आइडेंटिफिकेशन और एक राइटिंग जो है वो हम बोल सकते हैं कि उसने स्टार्ट कर दिया था उस चीज़ को। तो 4 इयर्स तक ये हुआ था। एंड 4 इयर्स के बाद हम लोगों को ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मुझे भी स्कूलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मैं एज ए शैडो टीचर अपने बच्चे के साथ बैठी हूँ स्कूल में, 4 इयर्स तक आई थिंक बैठी हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर है जब अर्नब मेरे बिना स्कूल में बैठ रहा है। एंड मैंने हाफ टाइम रखा है अपने बच्चे का। क्यों रखा है ये भी आप मेरी स्कूलिंग की जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर चेक करें। अगर आप लोगों को स्कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप स्कूलिंग की प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर देखें, उसमें सारा नॉलेज है। मैंने कैसे डील किया और कैसे मतलब क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो सारा नॉलेज आपको उन वीडियोस में मिलेगा। तो 4 इयर्स में उसका स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था। एंड बीच में 1 ईयर मैंने उसको रिपीट करवाया था। हालांकि जो प्रेप क्लास थी, प्री प्रेप में उसको मैंने रिपीट करवाया था। हालांकि उसको सारा सिलेबस तो जो था वो आता था, बट वही मेरे दिमाग में डाउट था कि बिकॉज हाइपर एक्टिव था, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता था वो, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगा कि उसको 1 साल रिपीट कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। हालांकि मुझे टीचर ने मना किया था कि रिपीट मत कीजिए, बिकॉज वो बोर होगा, बिकॉज ऑलरेडी उसको वो सारा सिलेबस आता है, तो फिर से वो लिखेगा तो और बोर होगा वो। हालांकि बाद में वही चीज़ हुई। मुझे बाद में जाके महसूस हुआ कि फर्स्ट क्लास में मुझे रिपीट करवाना चाहिए था उसको। तो खैर ये थोड़ा सा मेरा डिसीजन, मुझे लगता है कि ये मेरा रॉन्ग था। तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि फ़र्स्ट क्लास में जाके ही हम लोगों को तो रिपीट करवाना चाहिए, बिकॉज सिलेबस ऑलरेडी बहुत टफ हो जाता है फर्स्ट क्लास में जाके। तो अब बात आती है कि उसने फर्स्ट वर्ड कब बोला। तो 3 इयर्स तक गाइज, 3 इयर्स के बाद, इससे पहले वो जस्ट उकुलेले या अजीब सी साउंड हम बोल नहीं सकते थे। वो ये बोल सकते हैं कि वो स्पीच थी उसमें, लेकिन लैंग्वेज के नाम पे कुछ भी नहीं था उसका। ना मम्मी बोलता था ना पापा बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था। बट जैसे ही वो डायग्नोसिस हुआ, 3 ईयर के बाद स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई, तो मैंने भी उसको सिखाना शुरू किया। तो 3 इयर्स के बाद 4 इयर्स के एंड तक आते आते अर्नब मेरे साथ रिपीट कर लेता था, बिकॉज उसको ओरल मोटर सेंसरी इश्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं था, तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि कुछ बच्चों को जिनको रहती है तो उनका साउंड भी क्लियर नहीं आता है और उनके वर्ड्स भी लेट निकलते हैं।
तो वैसा अर्नब को प्रॉब्लम नहीं था, तो वो क्लियरली रिपीट कर पाता था मेरे साथ, जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली रिपीट कर पाता था। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे आसानी हुई कि अगर क्लियरली रिपीट कर ले रहा है तो फिर मुझे सिखाने में थोड़ा तो इजी हुआ। तो फर्स्ट स्टेप वही था, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करना। मैंने बहुत सारे वर्ड्स उसको सिखाए, वोकैबुलरी बहुत जल्दी मैंने उसकी इंक्रीज़ की, बिकॉज सिटिंग हैबिट उसका बनाने में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गई थी। ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बिकॉज एक हाइपर एक्टिव बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस क्रिएट करना, वो भी 4 to 5 ईयर की एज में, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसके लिए मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ने काम किया था। मैंने 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट किया था। एक ही प्लेस पे बिठाना है और डेली सेम टाइम पे बिठाना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह बिठाया, कल रात को बिठाया, कल दोपहर को बिठाया, ऐसे नहीं करना है। सेम टाइम पे सेम प्लेस पे बिठाइए। यकीन मानिए सेवियर हाइपर एक्टिव बच्चे भी इस शेड्यूल को, उनको हैबिट हो जाती है उसको फॉलो करने की, तो ईजिली बैठ जाते हैं। मैं मतलब पढ़ाई ही एक ऐसा टाइम होता था जब मैं अपने बच्चे को बैठे हुए देखती थी। उसके अलावा वो पूरा दिन स्कूल में हंगामा, जंपिंग, फुल हाइपर एक्टिव। बट जैसे ही मैं उसको लर्निंग करवाती थी, लर्निंग के लिए बिठाती थी, तो वो बैठ जाता था। तो मैंने उसको सॉर्टिंग एक्टिविटी से स्टार्ट किया था। सॉर्टिंग, उसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, उसको बहुत मज़ा आता था वो थर्मोकोल बॉल को सॉर्ट करने में। तो ये यहाँ से मुझे बहुत अच्छा हेल्प हुआ। बाद में उसको मैंने पिक्चर आइडेंटिफिकेशन ये सब सिखाया, तो इंटरेस्ट उसको अच्छा आ रहा था। तो एक ही चीज़ बोलूँगी, सिटिंग टॉलरेंस अगर आप करने में, बढ़ाने में कामयाब हो जाते हो, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है लर्निंग में वो अपने आप आने लगता है। तो पहले प्लीज़ सिटिंग टॉलरेंस पे काम कीजिए, फिर आप बच्चे को लर्निंग में डालिए, लर्निंग सिखाइए। कुछ भी जो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है या एकेडमिक है फिर सिखाइए आप, बट पहले जो सिटिंग टॉलरेंस है, ये जो आपकी सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या थर्मोकोल बॉल ले लो, या चना राजमा ले लो, या पैक बोर्ड ले लो, या थ्रेड बोर्ड ले लो, कुछ भी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को थोड़ा सा इनमें इंटरेस्ट आता है, तो सिटिंग टॉलरेंस यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 5 इयर्स तक आते आते गाइस अर्नब का फ्रेज स्पीच डेवलप हो गया था, लेकिन उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ता था उस टाइम पे। अगर मतलब उसको बिस्किट चाहिए, 5 ईयर तक उसको फ्रेज स्पीच था, लेकिन फिर भी वो प्रेफर करता था कि वो मेरा हैंड उठाए और उस चीज़ की तरफ इशारा करे कि मुझे ये चाहिए। तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप की। क्या हुआ, कर लो। तो धीरे धीरे वो हैबिट मैंने उसको डेवलप की। तो 6 ईयर तक आते आते, 6 to 7 ईयर तक आते आते वो प्रेफर करने लगा कि मैं बोल के अपनी नीड मम्मी को बताऊं। हालांकि उस टाइम पे सेंटेंस नहीं था, बट फ्रेज स्पीच अच्छे से डेवलप हो रही थी उस टाइम पे। लाइक हर चीज़ को मैंने उसको हैबिट डाला था कि हर चीज़ से पहले, ताकि वो मम्मी पापा बोलना सीखे, तो हर चीज़ से पहले मैं उसको बुलाती थी कि मम्मी जी बिस्किट चाहिए, मम्मी जी पानी चाहिए। तो आज भी उसको वही हैबिट है, पहले वो मम्मी जी से, पापा जी से स्टार्ट करता है। तो वो आप बोल सकते हो कि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो ऑलमोस्ट 6 ईयर के बाद उसमें आने लगी थी। 7 ईयर तक आते आते वो बोल के फिर वो एक्सप्रेस कर रहा था। तो धीरे धीरे 7 ईयर के बाद उसका जो सेंटेंस मेकिंग है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। परफेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली आज भी वो रॉन्ग करता है, यही मेरे लिए चैलेंज है। अभी भी अर्नब का लिमिटेड स्पीच ही है, लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम उसको है। वो अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, चाहे वो फीलिंग्स हों, मतलब खुश है, दुखी है, पेन हो रहा है, घूमने जाना है, खाना है, या कुछ भी है। मैं बोल सकती हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्रेस करता है। मेरे साथ ही नहीं, अगर स्ट्रेंजर्स भी हैं उसके सामने, तो भी वो स्ट्रेंजर को अपनी जो प्रॉब्लम है या खुद को एक्सप्रेस करना है तो वो क्लियरली कर पाता है। बट जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो अंडरस्टैंडिंग इतना प्रॉपर नहीं है, तो कई बार क्वेश्चन आंसरिंग उसको समझ में नहीं आती है। सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग वो आंसर कर लेता है। तो लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि अभी तक प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। बस यही सुकून है कि खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है सबके साथ। तो आप बोल सकते हो कि 7 ईयर के बाद ये जो कम्युनिकेशन है, सेंटेंस में बोलना उसने स्टार्ट किया। और फ्लो में अगर मैं बोलूँ कि हाँ अभी जैसे थोड़ा थोड़ा फ्लो में बोलने लगा है, तो ये 8 ईयर के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसने 8 ईयर के बाद स्टार्ट किया ये चीज़। आज भी वो सेंटेंस रॉन्ग बोलता है, हम लोग करेक्ट करते रहते हैं, ग्रामेटिकली आज भी रॉन्ग होता है,
बट ये है कि पूरे एफर्ट लगा देता है अपनी बात समझाने के लिए। मैं जानबूझ के उसको ये मतलब कन्वे करती हूँ मैसेज कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, तो डिफरेंट तरीके से ग्रामेटिकली थोड़ा सा हेर फेर करके वो समझाने का ट्राई करता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, एक्सप्रेस करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस लेवल से हम लोग आए हैं जहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता था 5 ईयर्स तक, 6 ईयर तक कम्युनिकेशन बिल्कुल ही जीरो था, तो उस लेवल से तो बेटर ही है कि आज खुद को वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप हो या ना हो, विद लिमिटेड स्पीच अगर वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही काफ़ी है गाइस, आगे जाके वो प्रोफेशनली कुछ कर लेता है तो और क्या चाहिए। तो इसमें मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। आपका जो आप पूछते हो फर्स्ट वर्ड, पूरा उसका जो स्पीच का जर्नी है वो मैंने पूरा कवर अप कर दिया है इसमें। और क्या बचा है, लेट मी थिंक। हाँ, इसमें 2 टॉपिक हम और बचते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, मैंने वीडियोस में बहुत लंबे वीडियो बनाए हैं, फुली डिस्कस किया है कि उसके बिहेवियरल इश्यूज़ की क्या प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली हाइपर एक्टिव बच्चा है तो बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो तो होते ही होते हैं और भर भर के होते हैं। तो वो मैंने कैसे हैंडल किए उसके ऊपर भी वीडियोस हैं, बट थोड़ा बता देती हूँ आपको कि 6 to 7 ईयर्स तक तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब अगर आप मार भी लो, आप डांट भी लो, आप कुछ भी कर लो, वो सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता था वो। ये सब जाके बहुत लेट हुआ, ये 7 ईयर्स के बाद जाके वो इंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत फॉलो करने लगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं। तो अभी तो मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, समझ में आ गया तो विद इन सेकेंड वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देता है, आपकी जो बोलोगे वो कर देगा उसको। तो हालांकि आंसर भी अगर आप पूछते हो तो जितना उसका समझ है, जैसा उसको आंसर आ रहा है वो बोल देगा। तो ये बिहेवियरल इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा वर्क किया मैंने इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मैंने उसको एक्सपोजर दिया, ग्राउंड में ले जाके बहुत ज़्यादा ऐसे बैड इंसिडेंट हुए हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने वो चीज़ कंटिन्यूस रखी। तो फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि बिहेवियरल इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया अर्नब में। राइट और रॉन्ग की जो समझ है मैं बोल सकती हूँ कि उसमें है, अभी उसको समझ में आता है कि क्या राइट है रॉन्ग है। दूसरे बच्चे अगर मैं पार्क में देखती हूँ कि अगर ये थोड़ा रॉन्ग करता है तो दूसरे बच्चे अगर डराते हैं तो ये डर भी जाता है। थैंक गॉड अभी हिटिंग बिहेवियर का हैबिट उसमें नहीं है। वो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है हिट करने वाली तो चुपचाप वो पतली गली से निकल लेता है उधर से, या मेरे पास आता है। उसको फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये थैंक गॉड अभी तक एक अच्छा मतलब साइन है मेरे लिए। एंड बाकी सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं गाइस। उसका एग्रेशन, बिहेवियर, एवरीथिंग आपको चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, आप ज़रूर चेक करें। अगर बिहेवियरल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है तो भी स्कूलिंग का स्पेशली आप देख सकते हो। एकेडमिक की बात करते हैं गाइस, तो अर्नब का जो एकेडमिक है मैं नहीं बोलूँगी कि वो ब्रिलियंट है। राइटिंग, रीडिंग परफेक्ट है, कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशन है वो भी लिटिल बिट कभी कभी कंफ्यूज होता है। अगर चारों ऑपरेशन साथ में आ रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो वो कर लेता है, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है उसमें। लेंथी क्वेश्चन वो याद भी कर ले रहा है, लेकिन वही है जहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है या क्वेश्चन घुमा के पूछा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसको आता है। तो एकेडमिक मेरे लिए कैरी ऑन करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज अभी हायर क्लासेस में सब कुछ बहुत वाइड होता है गाइस, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो और ऑब्वियसली मैं उस चीज़ में स्ट्रगल कर रही हूँ, हार नहीं मानी है, जहाँ तक जाएगा ठीक है। मैं अपने पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि एकेडमिक मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो उसमें बस एक ही सुकून मुझे दिखता है कि कम से कम रीडिंग, राइटिंग और मैथ के बेसिक ऑपरेशन उसको आ गए। बस ये थोड़ा सा सुकून है कि ये मेरा बेसिक एम था, उसको एकेडमिक में डालने का मेरा बेसिक एम था कि वो एटलीस्ट रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन सीखे। तो वो पड़ाव मैं बोल सकती हूँ मैंने पार कर लिया है। अब नेक्स्ट लेवल है कि मैं कहाँ तक जा पाती हूँ उसको, तो देखती हूँ। कुछ ऑप्शंस भी रहती हैं आगे, कुछ सब्जेक्ट को स्पेशल किड्स स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा बात करके स्कूल से मैं देखूंगी क्या कर सकती हूँ, आपको भी इस बारे में मैं नॉलेज दूंगी। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है इसके बारे में। एंड इसके अलावा और भी अगर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी सारे कमेंट को आंसर करने का। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।